हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सेक्शन नंबर 7, सब सेक्शन 7 ये पढ़ा था ना लास्ट में हमने। और 7.7 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन दे करके आपने कंपनी रजिस्टर कर ली तो ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर दे सकता है। सबसे पहले तो वो कह सकता है कि कंपनी का नाम रिमूव कर दिया जाए। दूसरा, वो वाइंडिंग अप ऑर्डर कर सकता है। ये हमने कल पढ़ लिया था, वी आर जस्ट मेकिंग ए क्विक रिवीजन। तीसरा, वो मेंबर्स की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकता है। चौथा, वो ऑर्डर कर सकता है चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और पांचवा, इसके अलावा जो सूटेबल लगे वो ऑर्डर ट्रिब्यूनल दे सकता है। ओके। लेकिन ऐसा कोई भी ऑर्डर देते समय पर, ये कल नोट भी कर लिया था आई होप आप लोगों ने। ओके गुड। आप लोगों में से कितने लोग यहाँ लॉगिन भी हैं ऑनलाइन? हाउ मेनी ऑफ यू? पूछ रहा हूँ, हाथ उठाओ। एक, बस। हम्म। ये बेटा जो दो तीन लोग लॉगिन है ना, वो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि आप लॉगिन विदाउट वॉइस होना। जब आप जूम में कोई कॉल ज्वाइन करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है विदाउट वॉइस ज्वाइन करने का, बिना वॉइस के ज्वाइन करना। वो गलती से वॉइस ज्वाइन हो जाए तो फिर वो जो आपका ईयरफोन का जैक है वो इंसर्ट कर देना, क्योंकि अदरवाइज वॉइस इको हो सकती है। वॉइस इको हो जाएगी तो वो जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं उन सबको दिक्कत हो जाएगी। ओके, इधर यू डोंट ज्वाइन इट, और इफ यू ज्वाइन इट विदाउट वॉइस। एंड अनफॉर्चुनेटली इफ यू वांट टू ज्वाइन इट विथ वॉइस ओनली, कि नहीं सर आपको यहाँ से नहीं सुनूंगा, मैं इधर से ही सुनूंगा, तो फिर ईयरफोन लगा होना चाहिए उस केस में। चलिए जी, तो आज इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आज कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल तो हमने बहुत सारी समस्याएं फेस करी। बिफोर गिविंग ऑर्डर, ट्रिब्यूनल आपको कोई आदेश दे उसके पहले ट्रिब्यूनल विल मेक श्योर कि वो आपको सुने। अपना कल वाला एग्जाम्पल, किचन में गए, महंगा डिनर सेट तोड़ दिया। मतलब ऐसा नहीं हुआ, तोड़ नहीं दिया, आप किचन में थे, कुछ गिरने की आवाज आई, मम्मी दौड़ के आई। अब क्राइम सीन पे एक तो आप हो और दूसरा टूटा हुआ डिनर सेट है, और मम्मी ने इमीडिएट कंक्लूजन निकाला कि ये ही क्रिमिनल है, दया गिरफ्तार कर लो इसे। अब आ गए आप चपेट में, आप बोलो नहीं नहीं मैंने नहीं किया ये, बोले क्राइम सीन पे तो तुम ही थे। इमीडिएट आपको पनिशमेंट दे दिया गया। मान लो आप थोड़े छोटे थे तब की बात है, धमाधम 5-10 चांटे वाटे घूसे घूसे जो पढ़ने थे चप्पल सब पड़ गई आप। इतने में एक बिल्ली निकल के भाग गई, आप बोल रहे हो ये देखो इसने करा। ओ माय गॉड, पर अब हम तो आपको पनिशमेंट ऑलरेडी दे चुके। इसलिए पनिशमेंट देने से पहले ट्रिब्यूनल सुनेगा कि तू बोल, तू क्या बोलना चाहता है। तू वकील कर, उसको यहाँ पे खड़ा कर, तू सबूत ला, तू गवाह ला, तेरी पूरी बात सुनेंगे। भले तू कसाब हो, भले ही पूरे टीवी चैनल ने तुझे लाइव लोगों को गोली मारते हुए दिखाया हो, भले ही ये 100% सामने सच दिख रहा है कि तूने ही ये काम करा है, भले ही तू रेपिस्ट है निर्भया कांड का, लेकिन हम तेरे को बोलने का चांस देंगे। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। जो ये सुविधा दी जा रही है इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी सुनने का एक मौका दिया जाना। हेलो, हेलो, हाय, हाउ आर यू? फाइन। आप लोग कैसे हैं इधर?
ऑनलाइन पीपल, हाउ आर यू? हो गए बच्चे बैठे बैठे, लगा जैसे थक के बैठे हों बुरी तरह से। हैंड्स अप, दोनों हाथ ऊपर सारे, ऑन, जल्दी। मैं थोड़ी करूंगा, ये जो बोला था ये आधे घंटे तक ऐसा ही रहेगा। अब वापस हैंड्स अप, वापस। इसकी शक्ल से बदमाश दिख रहा है ये। अच्छा, जो शर्ट पे लिखा है उसको प्रोनाउंस करके बताओ। पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो से। मफ्ती बोलते हैं उसको। क्या यार, टेक इट इजी। तो बेटा झमाझम झकास अच्छे हैं, जोरदार है, देखो इधर। बिफोर गिविंग ऑर्डर ट्रिब्यूनल विल गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ट्रिब्यूनल आपको आपकी बात कहने का एक चांस देगा। ओके, हाँ सब देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि यार आपकी बात सुनेगा, फिर उस हिसाब से फैसला लेंगे। और ट्रिब्यूनल इस बात को भी कंसिडर करेगा कि आपकी कंपनी ने ऑलरेडी क्या ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं। कंसिडर द ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी डन, जो ट्रांजैक्शन पहले ही कर लिए हैं उनको भी ध्यान रखेगा। जैसे कंपनी नई नवेली बनी है, काम कुछ नहीं हुआ है, झूठ बोल के बनी है, तो नेम रिमूवल इज द वे। बट कंपनी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर चुकी है ऑलरेडी, पहले ही बहुत सारे ट्रांजैक्शन कंपनी ने कर लिए हैं, तो नेम रिमूवल इज नॉट द सोल्यूशन बेटा। इन दैट केस द सोल्यूशन इज कि वाइंडिंग अप करवाया जाए इस कंपनी का। इसीलिए ट्रिब्यूनल विल आल्सो कंसीडर द ट्रांजैक्शंस। अब आप याद करें हमने क्या बोला था कि अगर आपने झूठ बोल करके कंपनी बनाई है तो ऐसे केस में आप लोग लायबल हैं अंडर सेक्शन 447। कुछ याद आया आपको? क्या कहा था हमने कि कौन कौन लायबल हैं? एक तो प्रमोटर्स लायबल हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स लायबल हैं, जो लोगों ने साइन करे हैं वो सारे लोग लायबल हैं। और लायबल किस में है? अंडर सेक्शन 447। जो पूरा का पूरा सेक्शन 447 है ना, दिस इज एक्चुअली पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। कंपनीज एक्ट में आप कहीं पर भी फ्रॉड करते हुए पाए जाएं तो आपके ऊपर कौन सा सेक्शन लग जाएगा? 447। बड़ा भयानक सेक्शन है, बहुत ही हेवी पनिशमेंट इसमें बात की गई है 447 में। पिक्चर देखिए बहुत पुरानी, आपके जन्म की बहुत पहले की, शोले, गब्बर। दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा चुप हो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इस एक्ट का जो गब्बर सिंह सेक्शन है वो 447 है। गब्बर इज बैक इन द नेम ऑफ सेक्शन 447। गब्बर सिंह सेक्शन है, बहुत डेंजरस सेक्शन है, मतलब वाट लगा देता है पूरी तरह से इसमें अगर आप फंस गए तो। सोचो कि आप एक व्हाइट कॉलर पर्सन हो, एजुकेटेड पर्सन हो, सोफिस्टिकेटेड पर्सन हो, वो कंपनीज एक्ट में आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए जो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाए कि लोगों को तो यही लगे आपने फ्रॉड करा, आप बोलो नहीं नहीं गलती से हो गया, लेकिन साबित ये हो रहा है कि अच्छा आपने गलती से करा लेकिन साबित ये हो गया कि ये फ्रॉड था, तो पनिशमेंट गलती के हिसाब से लगेगा कि फ्रॉड के हिसाब से? क्योंकि साबित तो यही हुआ है कि फ्रॉड है। आ रहे हैं हम उस पॉइंट पर, मतलब अभी वो इनफैक्ट वो पॉइंट कवर कर लिया ना हमने। एक तो होता है आप कोई चीज जानबूझ के करें तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगी, और दूसरा आप कोई चीज लापरवाही से करें तो भी वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगी। तो ध्यान भटका जाए, तुमने कॉपी लेन देन, बच्चे ने मेरी बात ही नहीं सुनी। लापरवाही करें वो भी क्राइम है, जानबूझ के करें, आपने कार चढ़ा दी किसी के ऊपर जानबूझ के, ये क्राइम है। हाँ सलमान खान, नहीं नहीं सलमान खान ने जानबूझ के नहीं चढ़ाई थी कि गरीब आ रहे हैं इनको कम करो देश से मार दो, नहीं, वो नहीं करता, लापरवाही से चलाई, ड्रिंक एंड ड्राइव। तब मैंने इतनी शराब पी हुई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं कहाँ देख रहा हूँ और क्या दिख रहा है, और सब ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है और मैं गाड़ी भी गोल गोल घुमा रहा हूँ और मैं चढ़ा दी किसी के ऊपर। जच्चा मेरी इंटेंशन नहीं थी इनको मारने की, मेरा क्या बिगाड़ा है? मारना है तो मैं दूसरे एक्टर्स को मारूंगा जो मेरे से कंपटीशन कर, मैं इनको क्यों मारूंगा? मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, गलती से मर गए सब, छोड़ो ना। फिर गलती से मर गए, लापरवाही इज एज गुड एज कि आपने जानबूझ के। ओके, तो बेटा गब्बर सिंह सेक्शन है। अब सोचो कंपनीज एक्ट में आपसे कोई गलती हो जाए
और आपको 10 साल के लिए जेल भेज दें। जेल, जेल इज नॉट जेल, इट इज हेल। हिंदुस्तान के जो जेल हैं वो नर्क से बदतर हैं। सर आपको कैसे मालूम? मैं नहीं जाया आज तक, और भगवान न करे जाना पड़े, लेकिन जितना सुना है सलमान खान से, संजय दत्त से, पिक्चरों में देखा है, संजू पिक्चर में देखा होगा ना, जेल के सीन देखे होंगे ना उसमें आपने। वो लोग बहुत करोड़पति हैं और जेलर को काफ़ी लंबा तगड़ा पैसा देते हैं, तो जाके तो भी उनके लिए जेल थोड़ा कम ना रखे। अदरवाइज हिंदुस्तान के जेल मतलब असली सजा है। सोचो आप वाइट कॉलर पर्सन और आपको जेल जाना पड़ जाए, कितनी मुश्किल हो जाए जिंदगी, नर्क से बदतर। डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ कंपनीज एक्ट का काफी हद तक। डिक्रिमिनलाइजेशन मतलब कई जगह से क्रिमिनल सेक्शन हटा दिए गए। पहले बात बात पे जेल भेज रहे थे, अब बहुत सारी सेक्शन से जेल हटा दी, बल्कि बहुत सारी सेक्शन से फाइन भी हटा दिया और पेनल्टी लगा दी। क्या मैंने आपको कभी इसके बीच में डिफरेंस बताया? नहीं, सुनो। फाइन कोर्ट लगाता है और पेनल्टी अथॉरिटीज लगाती। आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है कार में, पुलिस वाले अंकल ने आपको रोका, बोले ये लॉ का वायलेशन है, तो लॉ का वायलेशन है तो फिर क्या लगेगी? पेनल्टी। उन्होंने 500 का चालान काट दिया। ये पेनल्टी है, पुलिस वाले अंकल नहीं लगा दी, सरकारी अधिकारी नहीं लगा दी, ये क्या है? पेनल्टी है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपने बोला कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा कोई नहीं है, मैंने सीट बेल्ट पहना था, आप गलत बना रहे हो, ऐसा है वैसा है, तो बोलेंगे ठीक है, हम एक चालान बना देते हैं, कोर्ट जाके अपना लाइसेंस छुड़वा लेना। अब कोर्ट में बाकायदा तारीख लगेगी, आपको जज साहब के सामने जाना पड़ेगा, वहाँ बताना पड़ेगा कि क्या हुआ था, वो सेटिस्फाई होंगे, उस हिसाब से वो आपको पेनलाइज करेंगे। नाउ दिस इज फाइन। कोर्ट केस चल के जो आपके ऊपर लगे वो क्या है? फाइन है। ऑन द स्पॉट जो आपके ऊपर लग जाए वो क्या है? पेनल्टी है। कंपनीज एक्ट में कई जगह से जेल हटा दिया, कई जगह फाइन को पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया, कई जगह फाइन या पेनल्टी के अमाउंट रिड्यूस कर। डिक्रिमिनलाइजेशन फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि हिंदुस्तान में बिजनेस करना थोड़ा आसान हो। बिल्कुल ठीक आशुतोष, आपने सही जवाब दिया था। गवर्नमेंट विल इम्पोज पेनल्टी एंड कोर्ट विल इम्पोज। 447 में आपके साथ ये होगा। जेल में जाना पड़ेगा। हाँ, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। कम से कम 6 महीने की जेल, मिनिमम एक अटेम्प्ट की जेल। हाँ सर, पढ़ाई फुर्सत रहेगी उधर, आराम से पढ़ लूंगा मैं यार, कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं, नो फोन नो टीवी, आराम से बैठ के पढ़ूंगा, क्या मस्त पढ़ाई हो जाए। तो जेल में किताबें मिल जाती, हाँ, साथ वाले कैदी नहीं पढ़ने देंगे। और मैक्सिमम, माय गॉड, 20 अटेम्प्ट की जेल, 10 साल। सर इतना सीए बनने में कभी नहीं लगता है, मैंने देखा है कुछ लोगों को 10 साल लगते हैं, और उसमें भी कोई अटेम्प्ट खाली नहीं छोड़ा उन्होंने, ऐसा नहीं कि 5 साल बीच में। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे के, बच्चे ने मेरे सामने 2003 में सीए स्टार्ट किया था, उसके साथ वाले ने 2005 में छोड़ दिया, 2013 में कंप्लीट करा। 10 साल पूरे, पेशेंस। सर फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ उसके बाद भी जो उसकी जॉब है, ये छोड़ने वाले से कमजोर है। कि सिर्फ एग्जाम पास करने से थोड़ी लाइफ में सब कुछ हो जाता है। यू मस्ट बी टैलेंटेड, आपको नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है। कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो एग्जाम पास हो जाएंगे, और जो आप पढ़ रहे हैं उससे अगर आप कुछ सीख गए, कुछ एक्चुअल आपका मेंटल लेवल इंचअप हो गया, आपकी सोचने समझने एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ गई, तो फिर डिग्री साइड में हो जाएगी, फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके लिए मुझे कोई डिग्री की जरूरत नहीं, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, डिग्री का यूज नहीं हुआ कुछ खास उसमें। एंड यू आर नॉट बॉदर्ड इवन इफ आई सरेंडर माई मेंबरशिप सर्टिफिकेट,
एंड माई सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। चलो मैं आपको कल आके बताऊं कि आज मैंने अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप सरेंडर कर दिया है, क्या आप क्लास छोड़ के चले जाएंगे? ओ माय गॉड सर, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ने आए थे, बीकॉम से थोड़ी। हटाओ, इट हार्डली मैटर्स। ये जो डिग्री है ना, ये गेट पास है बेटा। डिग्री गेट पास है किसी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर जाने का, बस। अंदर जाने के बाद कितना आप तरक्की करोगे वो तो आपकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, हार्ड वर्क, पैशन, नॉलेज, स्ट्रीट स्मार्टनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, कई चीजों पर डिपेंड करता है, समझे? जो पूछ रहा आपको कितने साल लगे, ए पर्सनल क्वेश्चन पूछता है, बताओ। क्वेश्चन में पॉइंट है। इसका नाम क्या बच्चे का? हाँ, ये नहीं है। अच्छा, ये प्रियांशु है क्या? अच्छा, कल ये मास्क में यही मिल के गया था क्या मुझसे? प्रियांशु तो कोई प्रियांशु है, दो प्रियांशु है क्या क्लास में? अच्छा, ये प्रियांशु, ये प्रियांशु ये है। अच्छा, ये श्वेता बन के कल ये था क्लास में। ए यार श्वेता, यार मत किया करो ऐसे। तो बेटा मैक्सिमम मिनिमम 6 महीने की और मैक्सिमम 10 साल की जेल होगी। और अगर आपने पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करा है ना, जनता को लूटा है अगर आपने, तो ये मिनिमम 6 महीने की जगह मिनिमम कितनी हो जाएगी? 3 साल। एक तो आपने फ्रॉड करा और दूसरी कंपनी को लूट लिया, तो मिनिमम 6 6 महीने। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है, पब्लिक एट लार्ज को आपने अफेक्ट कर दिया है अपने काले कारनामों की वजह से कम 3 साल की जेल होगी मिनिमम। हाँ, ये देखिए क्राइम है। जेट एयरवेज का तो हम एग्जांपल लेने से बेटर है सत्यम का एग्जांपल लें, क्योंकि वो क्लियर कट फ्रॉड था। वो जेल में है आज भी। वो पुराने कंपनीज एक्ट में जेल गए थे, जेल में है। जेट एयरवेज का पढ़ो, गूगल कर लो, नरेश गोयल जी अभी कहाँ है? जेल पे की जमानत। मुझे आज याद, वो तो उनको जेल में रख रखा है बेचारे को, छोड़ ही नहीं रहे उनको। तारा श्री को तो जेल में रखा है, वो सेबी एक्ट के वायलेशन। कंपनीज एक्ट का वायलेशन कम है। जो सुब्रतो रॉय थे ना, सारा जी, एक मिनट, 10 बार चलो। तो अभी मुद्दा ये है कि बेटा ये क्या है, कोई भी क्राइम करते हो ना, तो ये कंपनीज एक्ट तो मैंने कहा था ना कि छोटी मोटी चीज है। बड़ा भारी क्या पड़ता है? सेबी एक्ट। और उसके वायलेशन में फंसते हैं तो वो सारा श्री को आज भी जेल में। उन्होंने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं करा, उन्होंने किसी के पैसे नहीं खाए। असल में वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, समाजवादी पार्टी। सिंपल सी बात। हिंदुस्तान में बहुत सिलेक्टिव, मतलब कोई भी गवर्नमेंट आती ना, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, मायावती हो, कोई भी हो, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट जो हैं, ईडी हैं, और इनकम टैक्स है, और सीबीआई है, सबकी रेड होती। कोई भी हो, तमिलनाडु तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जब करुणानिधि थे तो उन्होंने जयललिता के खिलाफ रेड डलवाते थे। वहाँ तो बीजेपी कांग्रेस भी कुछ, उनकी अलग ही पार्टियां चलती हैं, इनके नाम भी मेरे को ढंग से, अन्ना द्रमुक और पता नहीं क्या क्या, वो अलग ही पार्टी से। तो मतलब उसमें यही होता था कि जब करुणानिधि थे, वो था दे आर नो मोर नाउ, दोनों स्वर्गीय हो गए। जब करुणानिधि सत्ता में आते थे तो सारी रेड डलवाते थे जयललिता और उनके सारे परिचित लोगों पे। सारे जयललिता रिलेटेड गुंडे मारे जाते थे। उनके जो वाइट कलर गुंडे होते थे उनके सब छापे पड़ते थे, वो लोग जेल जाते थे। जब जयललिता आती थी तो वो घसीट के करुणानिधि को जेल में डाल देती थी। वाइस वर्सा चलता रहता था। दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। तो है हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि आप क्लियरली किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं दिखना चाहिए। सारा श्री का असली जुर्म ये था, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए फर्जी नाम पते से अपने पास जमा कर लिए। किसी का लोन लेके खाया नहीं उन्होंने, उन्होंने लोगों से डिपॉजिट लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। नटशेल में उनकी कहानी ये है, उन्होंने ऐसे लोगों से डिपॉजिट लिए जो नाम और पता एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सर फिर वो दिया किसने डिपॉजिट? मुलायम सिंह ने, अखिलेश सिंह ने, शायद कुछ मायावती ने। अब वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे असल में।
वो तो चीज़ ठीक ढंग से प्रूव हो नहीं पाई, तो अल्टीमेटली उनको अब मिला के क्या कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है एग्जैक्टली? लॉन्ड्री समझते हो ना? काले को क्या कर देती है? सफेद। मैले को क्या कर देती है? उजला। तो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब अगर किसी के पास कोई ब्लैक मनी है, तो ब्लैक मनी क्या होता है? नॉट पेड टैक्स। ब्लैक मनी से एक ऊपर लेवल होता है करप्ट मनी। सिविलियंस के पास में हो सकती है ब्लैक मनी, पैसा कमा लिया और टैक्स नहीं दिया। और सरकारी लोगों और ब्यूरोक्रेट्स के पास, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के पास और एक ऊपर लेवल वाला और ज्यादा जेड ब्लैक होता है उनके पास, करप्ट मनी। कि कमाया भी गलत ढंग से, टैक्स देना तो दूर की बात है, कमाया ही गलत ढंग से। उससे और एक लेवल ऊपर होती है टेरर मनी, कि गोली मार दी सिर में, बम से उड़ा दिया और पैसा कमा लिया। तो ये अलग अलग लेवल है टेरर मनी। वाइट कैसे करते हैं? माय गॉड, इसके लिए पैसे लगते हैं बेटा। ये मुफ्त में एडवाइस दे दूं मैं आपको वाइट कैसे करते हैं? इसके लिए आपको ऑफिस आना पड़ता है, फाइल लेके, फीस देके, फिर हो जाता है वाइट। बहुत तरीके हैं बेटा, कई लोग कई तरह से करते हैं, बहुत तरीके हैं। सरकार पुराने तरीके बंद करती रहती है, लोग नए तरीके ढूंढते रहते हैं। पहले एक पुराना तरीका था कि कलकत्ता में कंपनियां बनाते थे लोग, और फर्जी नामों से इधर उधर पैसा घुमा के, बहुत बहुत सारे तरीके। पहले क्या होता था कि जो आपके फॉरेन रिलेटिव्स हैं उनसे गिफ्ट ले लिया करते थे। तो आप फॉरेन रिलेटिव्स को हवाला चैनल से कैश से पैसा भेज देते। भाई रिश्तेदार दुबई में हैं, रिश्तेदार अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, उनको आपने पैसा भेज दिया, और फिर वो वहाँ से बैंकिंग चैनल से आपको गिफ्ट भेजते हैं कि ये हमारी तरफ से आपको 2 करोड़ रुपए गिफ्ट। जब गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगा करता था उस समय पे। तो हाँ, शिवाजी, शिवाजी पिक्चर, ये देखो साउथ इंडियन मूवी का फैन। तो अब ये ऐसे करके और आपने गिफ्ट बुला लिए, जबकि आपने उनको आपका पैसा दिया है। अब जैसे एक सैलरीड एम्प्लॉय है, वो टैक्स कैसे बचा है? तो जब एक सैलरीड एम्प्लॉय डोनेशन देता है, तो डोनेशन की उसको क्या मिल जाती है? डिडक्शन मिल जाती है। लोग उल्टा भी करते हैं, व्हाइट मनी को ब्लैक कर भी करते हैं। सर व्हाइट मनी को क्यों ब्लैक करेगा भला कोई? टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कि सैलरी पूरी की पूरी आपको चेक से मिल रही है, टैक्स बहुत लग रहा है। तो आपने क्या करा? डोनेशन दे दिया। अगर आप 100 रुपए का डोनेशन दोगे तो वो 100 रुपए आपकी इनकम में से क्या हो जाएगा? माइनस। तो सीधे आपकी इनकम 100 रुपए कम होगी, तो 30 रुपए टैक्स का बर्डन क्या हो गया? कम। सर पर 30 बचाने के लिए पूरे 100 खर्च कर दिए। अरे पर डोनेशन असल में थोड़ी दिया, दिया चेक से 100 रुपए, 95 कैश में, 5 रुपए काट लिया के लिए। तो सर 30 रुपए टैक्स देने की जगह 5 रुपए दे दिए मैंने, तो सीधे सीधे 25 बचा लिए। अब ये 1 लाख है तो 25,000 बच गए, और 1 करोड़ है तो 25 लाख रुपए बच गए। बेटा अब क्या है, अब ये इसके आगे डिस्कशन जो है ना वो आशीष से करिए आप इनकम टैक्स में। वो भी आपको एक लिमिट के बाद यही बोलेंगे ऑफिसर। तो सब होता है बेटा, दुनिया है, सब होता है। और जितना ऑनलाइन पीपल, ये लोग मुझे ऑफ द ट्रैक ले जा रहे हैं। जाना है क्या ऑफ द ट्रैक? वोट कर लेते हैं, ऑफ द ट्रैक जाने के लिए हाथ उठाओ। इधर से यस नो कर दो। चलो सर, चलो दिल्ली। ऐसा चल रहा है तो। ये क्या था? तेस तेस। अब बेटा बिटकॉइन जो है ना, वो तो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, और फिलहाल हिंदुस्तान में इस पे बैन लगा हुआ है। सरकार इस बारे में कानून बनाने के बारे में सोच रही है।
और हाँ, उससे भी ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उसका कोई माई बाप, कोई हिसाब किताब, कोई ट्रेल, कुछ भी ट्रेस नहीं छोड़ता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और जवाब दूंगा, फिर वापस ऑन द ट्रैक आ जाए। खत्म। गुड। भेज दो। पहले से बिटकॉइन है तो भेज दो, क्योंकि आप फिर भी रखोगे। जैसे मान लो कि घर में अफीम रखना अलाउड हो, 2 मिनट के लिए मान, फिर एक दिन सरकार एक कानून लेके आ जाए कि नहीं, आज के बाद कोई अफीम नहीं रखेगा। आप बोलो हमारे तो रखिए, हम क्या करें इसको, बोले खा ले। अरे बोले साहब थोड़ी थोड़ी खाते हैं एक साथ इतनी, बोले हाँ पार्टी कर ले, बड़े बड़े फिल्म स्टार कर रहे हैं, तू क्या चीज है, कर ले। जिस दिन से वो मना कर दें उस दिन उसको डिस्पोज करने की कोशिश करो। फिर कल को सरकार एक लिमिट लगा दे कि भाई तुम 100 ग्राम से ज्यादा गोल्ड नहीं रखोगे, सर हमारे पास तो 100 किलो है, अब क्या करें, बेच, सरकार को दे दे, जो करना है कर, बट फिर उसके बाद आपको बेचना पड़ेगा। दैट इज द वे। हाँ, वो कस्टम साइट के, देखो हर ऐड का बाईपास होता है, लेकिन क्या है, आटे में नमक जितना करो ना तब तक सब चलता है। जैसे आप चीटिंग करिए और एग्जाम पास हो गए, वो चलता है, पर आप चीटिंग करिए और पूरे स्टेट के टॉपर बन गए, बिहार टॉपर, फिर क्या होता है, आप पकड़े जाते हो। आटे में नमक जितना जो है ना वो तो चलता है। तो वो ऐसा होता है, वो कस्टम्स एक्ट में गोल्ड इंपोर्ट करो तो टैक्स लगता है, लेकिन पर्सनल बिलोंगिंग पे नहीं लगता है। तो पर्सनल बिलोंगिंग, आपने एक आईपैड खरीदा और डब्बे सहित आप ला रहे हो, तो वो इंपोर्ट की कैटेगरी में एक बार आ सकता है आने को। लेकिन आप उस आईपैड का डब्बा वब्बा खोल के उसको ऑन करके और दो चार उसमें कुछ लेके आ जाओ साथ में, आप बप्पी लहरी जैसे गोल्ड पहन करके आ जाओ, बड़े ये मोटी मोटी चेन सांकले डाल करके आ रहे हो सोने की, आप बोले क्या है ये, बोले हम अमीर हैं। अरे ऐसे होता था लोग, फीमेल्स क्या हो रहा है कि जीन्स टॉप पहना हुआ और उसके ऊपर 9 लाख का हार, बोले ये क्या कॉम्बिनेशन है फैशन का, बोले तेरे से मतलब, कस्टम सेट में लिखा है क्या कि फैशन से मैच होनी चाहिए ज्वेलरी, पर्सनल बॉडी पे होनी चाहिए है, बात खत्म। तो है बेटा हर चीज के रास्ते हैं, लेकिन ना हर चीज को लिमिट में करना चाहिए, थोड़ा अति कर दो ना सबकी नजर में आ जाते हैं, और फिर वो रास्ता परमानेंटली बंद भी हो जाता है। दूसरे लोग ये भी बोलते हैं चुपचाप सब धीरे धीरे चल रहा था, तेरे को इतनी बड़ी इतना उचक गया, सब नजर में आ गया, सब खेल खत्म हो। हर्षद मेहता। हाँ बेटा। नहीं नहीं बेटा, वो जो भी लिमिट है वो कस्टम्स एक्ट में देखो आप। हाँ, हर्षद मेहता ने भी तो कोई फ्रॉड नहीं किया था। हर्ष देखो, दो दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो डायरेक्टर होता है ना किसी भी वेब सीरीज का या मूवी का, वो इतना अच्छा और पावरफुल इंसान है, उसमें ये ताकत है कि वो हीरो को विलन और विलन को हीरो दिखा सकता है, और करोड़ों लोगों को ये बात जज जाती। ये आप समझो कि वो आर्टिस्ट लोग कितने पावरफुल हैं कि वो ये बता सकते हैं कि आपको एक क्रिमिनल के लिए भी सिंपैथी आ जाए, यार ये भला आदमी है, जरा इसके साथ बुरा हुआ है यार। मतलब सोचो उनका जो एक्सप्रेशन है वो कितना स्ट्रांग है। हमारा एक्सप्रेशन इतना वीक है कि जो आंसर हमको आता है एग्जाम में हम वो ढंग से नहीं लिख पाते। हमारा एक्सप्रेशन कितना वीक है कि जो सच है हम उसको सच नहीं बता पाते, उसके नंबर कट जाते हैं। और उनका एक्सप्रेशन इतना स्ट्रांग है कि जो झूठ है उसको वो ऐसा जचा देते कि यार ये है। वो कौन सी एक और पिक्चर थी जो दाऊद इब्राहिम की बहन का रोल करती, हसीना पारकर, वो देखो तो ऐसा लगता है कि शी इज राइट। वो तो कैमरा इस एंगल से, स्टोरी इस एंगल से, प्लॉट इस एंगल से बनाते हैं कि आपको गलत सही और सही गलत लगने लगे। इसलिए वेब सीरीज और टीवी पे तो कभी भरोसा करना मत, भरोसा माता पिता पे ही करना। संजू में भी यही था कि आपको लगेगा कि संजय दत्त तो हीरो है, एक्चुअली नहीं भाई, उन्होंने गलतियां तो की है। सबसे सही लाइफ का जो कैमरा का एंगल देंगे ना वो पेरेंट्स देंगे, बाकी सारे कैमरा एंगल जो दोस्त दे रहे हैं वो तो निहायत गलत है। हो रहे हो तो साला उसको आता क्या है, तुम्हारी एज का तो है, उसने क्या देखा है अभी, कुछ नहीं आता उसको। उसकी बात तो सुनना मत। दूसरे नंबर पे किसी की सुननी हो तो फैकल्टीज की सुन सकते, क्योंकि हमारे पास भी अच्छा एक्सपीरियंस है, हम भी आपको अच्छी बातें बता सकते हैं। तो बेटा वो क्या है, हर्षद मेहता स्कैम वाज नॉट अ शेयर मार्केट स्कैम, इट वाज अ मनी मार्केट स्कैम। मैंने नहीं बोला आपकी क्लास, 2 क्लास होगी। तो अभी 2 बार बोल दूंगा तो सुन लेना। क्या हुआ, सपोज कि आपको ऐसा कहा जाए
एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं कि मैं आपको रेगुलरली, मैं आपसे गुड्स खरीदता हूँ, मैं आपसे रेगुलरली गुड्स खरीदता हूँ और पेमेंट में चेक से करता हूँ। मैं आपको चेक बना के देता हूँ, आपके नाम पे चेक बनाता हूँ या सेल्फ का चेक बनाता हूँ। एज द केस में भी चलो सेल्फ का चेक बना के मैंने आपको दे दिया कि आप मेरे बैंक के कैश काउंटर पे जाके कैश विड्रॉ कर लेना। 4 साल से यही चल रहा है। कैशियर आपको अच्छे से जानने लग गया कि भाई साहब चेक लेके आते हैं और चेक तरुण महाजन का होता है हर बार, और कभी 1 लाख, कभी 50,000, कभी 20,000, कभी 70,000 ये विड्रॉ करके ले जाते हैं। बार 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 रिपीटेशन हो गया, बार बार हो गया। एक दिन क्या हुआ कि आप कभी 2 चेक लेके आते हो, कभी 3 चेक लेके आते हो। एक दिन आप बैंक पहुंचे हैं, देन यू सडनली रियलाइज करे यार वो तरुण महाजन ने तो 25,000 के 3 चेक दिए थे, वो एक घर पे ही रह गया, गलती से मैं 25,000 के 2 ही चेक लाया। अब कैशियर से तो आपका इतना रूटीन और यारी दोस्ती हो चुकी है कि आप बोलते हो यार 1 मिनट ना, मैं बहुत लंबी कैश लाइन थी, बड़ी मुश्किल से आप काउंटर तक पहुंचे, आपने बोला देख वापस लाइन में लगना पड़ेगा, 75,000 दे, मैं लड़के को फोन करता हूँ, वो अभी 15 मिनट में ला के तुझे चेक, ठीक है। और ऐसा हुआ भी, उसने दे दिया, ठीक है ना, उसको डे एंड पे टैली करना है, उसने आपको 75,000 रुपए दे दिए 50,000 के चेक के साथ। 15 मिनट बाद चेक उसकी टेबल पे, धीरे धीरे ये एक रूटीन बन गई, कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस बन गई। ये होता है, हाँ ऐसा तो होता ही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप चेक ले ही नहीं गए, आप चेक का फोटो दिखा दिया उसको, यार देखिए व्हाट्सअप करा है सर ने, एक्चुअली सर ने दिया ही नहीं मुझे अभी तक, सर तो बॉम्बे चले गए कुछ काम से, और चेक उन्होंने बना के रखा था तो उन्होंने फोटो खींच के मुझे भेज दिया, वो 3 दिन बाद आएंगे तब चेक दे देंगे। दे देंगे ना चेक, जल्दी क्या है, दे देंगे। पहले चेक डिले दिया, फिर चेक की फोटो कॉपी, चलो फोटो नहीं थे उस जमाने में, तो चेक की फोटो कॉपी दी कि फोटो कॉपी तो आ गई थी, चेक ओरिजिनल आएगा तब दे दूं, ऐसा भी क्या मारे जा रहा चेक के लिए, टोन बदल गई आप। पहले अरे भाई साहब मैं दे दूंगा चेक, अब ये रूटीन हो गया, चेक के लिए क्या मारा जा रहा है, दे दूंगा ना, हर बार तो देता हूँ, ऐसा भी क्या है, चला पार्टी करते हैं शाम को साथ, हो गया ये। फिर उसके अगली बार क्या हुआ कि चेक की फोटो कॉपी भी नकली, मैंने आपको चेक दिया ही नहीं था, पुरानी फोटो कॉपी पे फिगर बदल के आपने एक और फोटो कॉपी करा के उसको दी, एक जब तक तेरा ऑडिट आएगा ऑडिटर देखेगा ना, दे दूंगा ना। इस बीच जो आपने मुझे गुड्स सप्लाई करा था वो खराब निकल गया, बल्कि आपके पास गुड्स भी खत्म हो गए, अब मैं किस बात के पैसे दूंगा, अब मैं चेक दे नहीं, अब मैं चेक दूंगा नहीं, आप उसको कैसे दोगे, वो ऑडिटर को क्या दिखाएगा, बिना चेक के बैंकर आपको पैसे दे चुका है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसका एक दूसरा आसान रास्ता ये है कि बंदूक ले जाओ और सिर पे रख के और पैसे निकाल के ले आओ। हेलो, डकैत क्या बोलते, उसको डकैती बोलते हैं। डकैत क्या करता है, उसके पास कोई चेक नहीं होता है, उसके पास गन होती है, वो दिखाता है पैसे ले आता है। आपने भी तो वही करा है, इनडायरेक्टली डकैती तो करी है बैंक में, 5,000 करोड़ रुपए की, वो भी 92 में, जो आज के 50,000 करोड़ हो गए। क्या आपके पास कुछ नहीं था और आप पैसे ले आए बैंक से? तो ये अब अच्छा, फिर ये पैसा आया, उसका करा क्या, अगला सवाल ये आया, पैसा आया उसका करा क्या? तो ऐसे इलीगल तरह से आपने पैसा साइफन करा, फिर ये पैसा लेकर के आप इंदौर की सब्जी मंडी में या अनाज मंडी में पहुंच गए, वहां अनाज मंडी में ज्वार की फसल आई हुई थी, तो आपने इतना ढेर सारा पैसा ज्वार की फसल खरीदने पे लगा दिया। पहले ज्वार के इतने बायर ही नहीं होते थे, अचानक ज्वार के इतने बायर आ गए। ज्वार तो समझते हो, ज्वार की रोटी खाई होगी कभी आप, तो ज्वार, ज्वार छोटा मार्केट है, गेहूं बहुत बड़ा मार्केट है, ज्वार छोटा मार्केट है, इसलिए उसका एग्जाम्पल दे। अचानक इतना सारा पैसा पहुंच गया मार्केट में, तो आपने ऊंची ऊंची बोली लगा दी, भाई पैसा हो तो उछलता है वो तो, और आपने भाव बढ़ा दिए, भाव बढ़ा के ज्वार स्टोर कर लिया आपने, फिर मार्केट में और कम हो गया, आपने और भाव बढ़ा दिए, फिर ऊंचे दाम पे वो बेच दिए, तो 2 इलीगल काम करने लग गए आप। तो बैंक में डकैती करके आए और उस पैसे से ज्वार के अननेसेसरीली भाव बढ़ा दिए। इट वॉज नॉट अ कैपिटल मार्केट स्कैम, इट वॉज ए मनी मार्केट स्कैम। मनी मार्केट से इलीगली पैसा निकाला और अनफॉर्चुनेटली एक छोटे से हिंदुस्तान के शेयर बाजार में डाल दिया, वो शेयर बाजार में उबाल आ गया। एसबीआई के लोग, वो क्या नाम था, सीतारमण, गए होगा जेल वो तो। और बेटा क्या होता है, कोई भी बड़ा घोटाला पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना नहीं होता, कोई भी घोटाला। अरे बेटा मैं यही कह रहा हूं ना, गलत वो नहीं है जो गलत काम करे, गलत वो है जिसके पास सपोर्ट नहीं है और वो गलत काम करे। पहले सपोर्ट लो फिर गलत काम करो, सही आदमी का सपोर्ट लो फिर गलत काम करो।
सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाके पैसे दे के आओ, फिर आप क्लास में पिक पॉकेटिंग चालू कर दो। कोई अननेसेसरी, ये यही तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन था डायरेक्टर का, कि वो ये बता पाया कि हर्षद मेहता वाज अ गुड गाय। नो नो, अरे आप सोचो, आप इमेजिन करो कि आप इधर बाहर खड़े हो, टैक्सी का इंतजार कर रहे हो और आपके हाथ में आपका फोन है और कोई छीन के भाग जाए, हाउ विल यू रिएक्ट फॉर हिम? लुटेरा। अगर वो पकड़ में आ जाए तो लोग क्या करेंगे? भाई साहब प्लीज फोन दे दीजिए। कंबल कुटाई करेंगे उसकी, धमाधम मारेंगे, ये भी नहीं देखेंगे लग का रही है इसको। वो 5,000 का फोन जो छीन के ले गया, उसको आप बोल रहे हो कि तू लुटेरा है, और जो हजारों करोड़ रुपए ले गया उसके लिए सिंपैथी है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ, ये बात है कि उसके पास पॉलिटिकल सपोर्ट था, लेकिन उसमें भी लिमिट में रहना सीखना पड़ता है, क्योंकि न्यूज़ चैनल है, मीडिया है, अब आजकल नहीं है बट पहले तो होता था। तो कोई एक लिमिट, किसी भी चीज की लिमिट नहीं क्रॉस करनी चाहिए। लिमिट में रह के सब आराम से पेट भर के खाओ। हर्षद मेहता के पहले भी मनी मार्केट स्कैम चलते थे, उसके बाद भी चलते हैं, लेकिन सब मिलके खाते हैं और थोड़ा थोड़ा। अकेले खाओ और भरपेट खाओ, ये अच्छी बात नहीं। सब करो, सब अलाउड है, राइट काइंड ऑफ सपोर्ट होना चाहिए बस आपके पास, फिर सब हो सकता। फिर वो अमेरिका में भी होता है, हिंदुस्तान की बात नहीं है, फिर वो पूरी दुनिया में होता है उसके बाद। राइट काइंड ऑफ सपोर्ट एंड मेक अ टीम। फिर अपराध जो है अपराध की श्रेणी में ही नहीं आता है, फिर वो पॉलिसी कहलाता है। फिर उसको कहते हैं द गवर्नमेंट हैज चेंज न्यू पॉलिसी। ओके, मैं श्वेता को सब। हाँ, पीएम के अगेंस्ट चला गया ना बेटा, बस बस बस। अब अपन है ना फालतू सवाल आ गए, अब अपन मुद्दे पे आ जाओ। डे बाय डे ना बेटा लॉ स्ट्रिक्ट होगा, और सब तरह के छोटे अपराध करना मुश्किल। बड़े होंगे, बड़े नहीं, बड़े कैसे रुकेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। वो अमेरिका में नहीं रुके, अपने यहाँ क्या रुकेंगे? भाई अमेरिका, अमेरिका क्या करता है? अमेरिका में गन कल्चर है। कोई भी हॉलीवुड मूवी में आप देखते हैं तो हर घर में हर आदमी के पास गन है। न्यूज में आप पढ़ते हैं तो कोई आदमी आया, सिर्फ फिरा, स्टूडेंट का दिमाग खराब हो गया था, उसने क्लास में खड़ा धर 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 सबको गोली मार। मान लो अमेरिका जैसा कल्चर अपने यहाँ होता ना, तो हमको ये वाली टेबल थोड़ी बुलेट प्रूफ रखनी पड़ती कि आप में से किसी का दिमाग खराब हुआ, उठ के गोली मारने लगे, मैं नीचे तो छुप जाऊं कम से कम। हाँ हाँ, तो ये होता है, वहाँ गन कल्चर है। क्योंकि वहाँ की जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन लॉबी है, वो गवर्नमेंट को इतना पैसा खिलाती है कि गवर्नमेंट इस गन कल्चर को रोकने की कोशिश ही नहीं करती। वहाँ सबको गन दे दी। वो जो मिर्जापुर में आपने देखा ना कि अपराधी को भी गन दे दो और लोगों को भी गन दे दो, वो ऑफिशियली हो रहा है वहाँ। सबके पास गन है, जहाँ कोई किसी को नहीं समझ में आया गोली मार दो, खत्म। बाद में देखेंगे कि अरे यार ये हुआ क्या, अरे नहीं नहीं। तो लॉबी तो ये, अरे और स्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ छोटे लेवल के अपराध नहीं होते, जो होता है सब बड़ा होता है। तो दिस इज ट्रेन का अच्छा नेटवर्क नहीं है अमेरिका में, डू यू नो? हिंदुस्तान का ट्रेन नेटवर्क अमेरिका से बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वहां की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसने गवर्नमेंट को कभी ट्रेन नेटवर्क डेवलप ही नहीं करने दी। विल यू बिलीव दैट? अमेरिका तो सर्वश्रेष्ठ देश है ना दुनिया का, पैसों के लिहाज से तो कम से कम। तो वहां अच्छा ट्रेन नेटवर्क ही नहीं है। या तो आप खुद की कार से जाओ, या फिर आप फ्लाइट लो। वो फ्लाइट्स बहुत गंदी होती है वहां पे, अपने यहाँ जितनी लेग स्पेस ही नहीं होती वहां की फ्लाइट। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तबाह होती है अगर बहुत अच्छा ट्रेन नेटवर्क हो जाए। सस्ते टिकट रख देंगे, फ्री रख देंगे, तो लोग कार क्यों खरीदेंगे? तो फिर जो होता है सब बड़े लेवल पे होता है। इसलिए क्राइम विल ऑलवेज बी देयर। अच्छे और बुरे लोग दुनिया में हमेशा थे, हैं और रहेंगे। एमएसपी के बारे में नहीं मालूम, पर बुरे लोग थे, हैं और रहेंगे। दिस इज हाउ इट हैपेंस। ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है दुनिया का। सर आप तो ये बताओ हमको क्या करना है? पढ़ाई। गलत काम भी करना है और अच्छे काम भी करना है। जो भी काम करना है ना लाइफ में, पावरफुल होना बहुत जरूरी। आप पावरफुल हो तो ही अच्छे काम कर पाओगे, नहीं तो लोग करने नहीं देंगे। और बुरे काम भी करना है तो भी पावरफुल ही होना पड़ेगा। तो जिम जाऊं, शरीर की ताकत नहीं, दिमाग की ताकत।
और वो रटने से नहीं आती है, समझने से आती है। समझ के पढ़ो, सर उसमें तो एक अटेम्प्ट ज़्यादा लग जाएगा। अरे किसी को ये भी डाउट हो जाए कि मैं ज़्यादा ही समझ के पढ़ लिया तो क्या होगा, टाइम लग जाएगा। तो क्या, अगर समझने के लिए एक अटेम्प्ट अच्छा लग जाए, एक अटेम्प्ट लग जाए तो अटेम्प्ट अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Once you become a chartered accountant, nobody is going to ask you how many attempts did you take. Client will ask you कि भाई साहब ये तकलीफ है, ये जाऊंगा सर, ये 100 लोगों की इनकम टैक्स की टीम मेरे सिर पे बैठी हुई है, क्लाइंट का फोन आया सर रेड हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं घबरा गया और ये बहुत बड़े लेवल की रेड है। तो छोटे मोटे रट्टू तोते को फोन ही नहीं लगाएगा, फोन लगाएगा शहर के सबसे बड़े प्रैक्टिशनर को, जिसमें ये ताकत और काबिलियत है कि वो इस पूरी टीम को और इस सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प करेगा। बोले यार तू तो शांति रख, जो वो बोले सब कर, बाद में मैं सब छुड़ा दूंगा 10%। ठीक है दिया, टेंशन नहीं चाहिए। तो काबिलियत लाओगे ना तो ताकत आ जाए। बोलो। मेरी कहानी सुनाऊंगा मैं एक दिन, आज से 1 महीने, क्योंकि आज वैसे ही बहुत डिस्कशन हो गया। वो इसकी पिछले वाली बैच तो इस डिस्कशन से ही चालू हुई थी, मेरी कहानी के साथ ही चालू करी थी, क्योंकि बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था उसमें। नरसिम्हा राव सर, अब बता ही रहे हो तो नीरव मोदी वाला स्कैम भी बता दो। नीरव मोदी स्कैम भी यही था बेटा, ये जो बैंकों के लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्काउंट होते हैं ना, तो नकली, वो नीरव मोदी तो एक स्टेप आगे था। तो बैंक बैंक का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड था, जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक को इंस्ट्रक्शन भेजता है। क्या होता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट का कंसेप्ट होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट में ये होता है कि बैंक ने बोल दिया कि यार ये नीरव मोदी हैं, ये डायमंड इंपोर्ट करते हैं, पर ये जो पैसे लेटर ऑफ क्रेडिट हम गारंटी देते हैं और आप इनको गुड सप्लाई कर दीजिए, एक तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट है। तो इसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, बैंक की जेब से पैसा नहीं लगता है। क्या हुआ, आप उधार माल खरीदने गए, किराना, किराने वाले ने भगा दिया, चल भाग, तेरे कौन उधार देगा। तो आप मेरे पास आए कि सर एक 2,000 रुपये उधार दे दो, किराना खरीदना है। तो एक तो ये हुआ कि मैंने आपको 2,000 रुपये उधार दिए ब्याज पे, और आपने किराना खरीद लिया, बाद में ब्याज सहित मेरे पैसे चुका। दिस इज वन, ये बैंक का एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको बोलूंगा कि चल तू एक काम कर, देख पैसे तो मैं भी नहीं दूंगा, बस है भी नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, मैं दुकानदार को फोन कर दूंगा कि इसको 2,000 का किराना दे दो, 1 महीने की उधारी पे। तो 1 महीने बाद उसके 2,000 चुकाना, और ये जो मैंने गारंटी दी इसका कमीशन मुझे 100 रुपये देना, 50 रुपये देना। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन दे दिया फोन पे। अब फोन पे इंस्ट्रक्शन की जगह ईमेल पे इंस्ट्रक्शन चालू हो गए, मान लो थोड़ा बड़ा लेवल है, या एक पोर्टल है उस पर इंस्ट्रक्शन चालू हो गए। तो मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपने इसमें एंटर करता हूँ, उधर मैं इंस्ट्रक्शन डालता हूँ। अच्छा, चूंकि गारंटी है तो उसकी डबल एंट्री सिस्टम जैसी कोई अकाउंटिंग भी नहीं होती कि कैश टैली करो, लोन दे दिया तो भाई लोन दिया तो कैश कम होगा तो लिखना पड़ेगा ना किसको दिया। तो अब वो भी नहीं हो रहा है, इसके खाली एक रजिस्टर मेंटेन हो रहा है जो रिकनसाइल नहीं हो रहा है। दो लेजर बने हुए, एक हमने किस किस को गारंटी दी और दूसरा वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर हुई है कि नहीं, नोट्स में। तो भाई ने क्या करा, इसने लॉगिन आईडी पासवर्ड ही ले लिया बैंक वाले, और खुद ही दूसरे बैंकों को इंस्ट्रक्शन भेज रहा है, नीरव को पैसे दे दो, नीरव को उधार माल दे दो, नीरव को गारंटी दे दो। और पीएनबी की बुक्स में वो आ ही नहीं रही है, रिकनसाइल ही नहीं हो रही है दो चीजें। इस लेवल पे, बड़े लेवल पे पहुंच गया तो इधर की एंट्री इधर हो ही नहीं रही कि बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो गया, हम इतनी गारंटी देके बैठे हुए। और बाद में जब ये ज्यादा बड़ा हो गया तो वो पैसे देने की पोजीशन में नहीं, जब गारंटी मेच्योर होने की बात आ रही है तो वो पैसे नहीं दे पा रहा, तब तो फिर भांडा उठना था। हजारों करोड़ रुपए का बढ़िया काम भाई ने करके, सर मेरे तो बैंक वाले 100 रुपये नहीं छोड़ते, चूस लेते हैं, जान लेते हैं, चार्जेस डाल देते हैं वो एटीएम के और उसके, और वो भी नहीं बस छोड़ते हैं। मैंने कहा ना बड़े लेवल के स्ट्रिक्ट लॉ, तो फिर बिगर स्कैम। नहीं 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 बेटा, इस सब में नहीं हो आप, तो क्या एक चीज पे ध्यान लगाओ, पावरफुल बनो। तो मेरे पापा ऑलरेडी मिनिस्टर, तो कुछ दिक्कत आप में हो, पापा की दौलत और ताकत पापा के साथ चली जाएगी, आपके साथ टिकेगी नहीं। नहीं सर, उनके 100 करोड़ तो मैं, वो भी लूट लेंगे लोग, अगर आपकी सोच। पावरफुल बनो, और आपके पावरफुल बनने का एक ही तरीका है, समझ।
लॉ की, अकाउंट्स की, सब चीज़ों की। ईमानदारी से पढ़ो, ये सोच के पढ़ो कि मुझे कुछ सीखना है, बस बाकी कहानी फिर बाद में। पहले आप देखते हैं 1 महीने आप पढ़ाई करते हैं कि नहीं, फिर बात करेंगे। एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट के साथ में बेटा एंड फाइन लिख दिया, AND एंड। सर एंड ही तो है, इतना क्या जोर जोर से बोलो। और नहीं है, ये एंड है। ऑफेंसेस 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉग्निजिबल और एक होते हैं नॉन कॉग्निजिबल। मतलब या ऐसा बोलो कि एक ऐसे अपराध होते हैं जो कि पेनल्टी दे के, पैसा दे के आप छूट सकते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस बोलना चाहिए, कॉग्निजिबल तो अलग चीज हो गई। कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। एक तो आपसे गलती हो गई, 2 व्हीलर पे ट्रिपलिंग कर रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, आपने तुरंत 500 का नोट निकाल के सामने कर दिया, रसीद काट दे भाई, मानता हूं, हो गया। पैसे दो और छूट जाओ। एक तो वो अपराध होते हैं जिसमें पैसे दो और छूट जाओ। कोर्ट में भी केस चला गया, जज साहब पूछ रहे तुमने ये करा है, हाँ, फाइन लगा दो इन पे, थैंक यू। हाँ, बस। आपकी गाड़ी से किसी की टक्कर हो गई, उसको थोड़ी खरोंच आ गई, वो चिल्लाने लग गया आपके ऊपर, बोलो भाई साहब प्रॉब्लम, मतलब ठीक है मेरी गलती है, बट करना क्या है आप तो ये बोलो, 5,000 रुपए दे इलाज कराऊं, बस चले, चल जा, हट। पैसे दिए छूट जाओ, जिसके पास पैसे हैं उसके लिए तो बहुत आसान काम है। कुछ ऑफेंस कंपाउंडेबल होते हैं जिसमें लिखा होता है फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, और लगाए, फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, ये क्या है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है। और जहां लिखा है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। पैसे देके नहीं छूट सकते, अब तो कोर्ट में केस चलेगा ही चलेगा, और अगर साबित हो गया तो फिर तो जेल जाना पड़ेगा। ओके, ये 447 नॉन कंपाउंडेबल है। और माशाल्लाह क्या फ्रॉड रखा है यहाँ, 5,000, 2,000, 1,00,000, 10,000, 5 करोड़ नहीं लिखा, रुपए लिखे ही नहीं। जितना तूने फ्रॉड करा है उतना कम से कम फाइन देगा। 1,000 करोड़ रुपए, चल निकाल 1,000 करोड़ फाइन, ये तो मिनिमम है, माइंड इट, दिस इज मिनिमम। सेबी ने लगाया एक केस में, सेबी एक्ट में भी इस तरह के सेक्शंस हैं, उसने लगाया एक कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्टेंस में 2,500 करोड़ रुपए की हेराफेरी करी थी, 7,500 करोड़ रुपए का फाइन वसूला है सेबी ने उसको। तो सेबी फाइन लेके चला जाएगा और जिसके पैसे डूब गए वो अभी भी रोता रहेगा, नहीं, पहले उसके पैसे दिलाएंगे और फिर फाइन भी वसूल करेंगे। तूने इसके पैसे छीने, चल इसके वापस कर, सॉरी गलती हो गई, हाँ ठीक है, इसके वापस कर दिए, चल अब 7,500 करोड़ हमको दे। हाँ चलो मैं दूंगा, बोले बस देने पड़ेंगे। तेरे जैसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, बात ये नहीं है कि भरपाई हो जाए, बात ये है कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। हाँ सर उसके पास इतना पैसा है ही नहीं, तो वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करे, फिर इंसॉल्वेंसी में जाना पड़ेगा कंपनी को फिर फाइन चुकाने की, तो फिर छूट जाएंगे। पर आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा, इंसॉल्वेंट, जिंदगी भर साथ रहेगा। लेकिन बाद में थोड़ा सा इसको रिलैक्स कर दिया। सर डेथ पेनल्टी होती है क्या, नहीं बेटा, कंपनीज एक्ट में कैपिटल पनिशमेंट नहीं, सजाए मौत नहीं है कंपनीज एक्ट में, तुम जो चाहे कर लो, मैक्सिमम 10 साल की सजा, बस। ओहो, मौत की सजा तो है ही नहीं। नहीं ये 10-10 है, ये 10-10 है, 10 मतलब पूरे 10। तो आपके पास पावर होनी चाहिए तो ये 10 कम हो जाते हैं। भाई भाई जज साहब की डिस्क्रिप्शन है ना, 6 महीने से 10 साल, जितना वजन उनके हाथ में रख दो, ये 10 साल से उतना कम हो जाए। सर फिर वो मीडिया पीछे पड़ जाएगी, थोड़ा वजन मीडिया को भी रखो। तो व्हाट अबाउट पॉलिटिशियंस, थोड़ा उनको भी रखो। सर फिर
फिर क्या, फिर जो मन पड़े करो। पर ये सब आसान नहीं है, आप तो करना मत, सब बड़े बड़े लोग काम है, अपन सब छोटे लोगों की कैटेगरी में। हमको तो लॉ अबाइडिंग होना चाहिए। इंसॉल्वेंट होने के बाद वापस बिजनेस कर सकते हैं, पर वो दाग लगा रहेगा एक बार। नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं आप इंसॉल्वेंट होने के बाद, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, आई इंसॉल्वेंसी मत घसीटो मुझे प्लीज, इधर आ जाओ, बाद में बात। बैच का नाम बदलना पड़ेगा, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एंड एनीथिंग एल्स यू। चलो अब ये अगला पॉइंट है, क्या सरकार थोड़ा रिलैक्स कर दिया सरकार ने, बोला ठीक है यार ये क्या बहुत भारी पड़ रहा था, सरकार बाद में अमेंडमेंट ले आई इसमें। और अमेंडमेंट में क्या बोल रही है, इफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज लेस, छोटा मोटा फ्रॉड करा है बच्चे ने, तो कितना लेस, लेस देन व्हाट, लोअर ऑफ 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर। सर हमारा टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ रुपए, जरा 100 करोड़ का 1% निकाल, 1 करोड़ आ गया इधर ऑनलाइन। 100 करोड़ का 1% तो 10 लाख हुआ ना, कितना हुआ, 1 करोड़ हो गया। तो आप बोल रहे हैं 10 लाख और 1% विच एवर इज लोअर, तो 10 लाख या 1 करोड़ दोनों में जो भी कम है, बताओ 10 लाख और 1 करोड़ में से क्या कम है, आप लोग बताओ। आप लोग मतलब जब भी कैमरा की तरफ बोल रहा हूँ, 10 लाख या 1 करोड़ दोनों में से क्या कम है, 10 लाख कम है। तो अगर फ्रॉड 10 लाख से छोटा है आपका, सर हमने ना करा फ्रॉड करा 3 लाख का ही करा था, अच्छा अच्छा, मतलब अब तुम ऊपर वाली टेबल से नीचे वाले पैराग्राफ में शिफ्ट, और नीचे वाले पैराग्राफ में क्या हो रहा है, इफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज लेस देन दिस, हाँ सर हमारा 3 लाख का ही फ्रॉड है, फिर क्या होगा, देन अप टू 5 years, तो फिर 10 साल तक की जेल नहीं जाओगे आप, फिर मैक्सिमम जेल कितनी होगी, 5 साल। अब इंडिया में क्या जेल में जगह ही भी नहीं है, जगह ही नहीं है, अब ठूसे पड़े भड़े पड़े हैं जेल, जगह नहीं है। और अप टू 50 लाख, और पेनल्टी भी ना 3 times अमाउंट ऑफ फ्रॉड नहीं, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है आपकी, 50 लाख। और बोथ, और एंड भी हट गया, हेलो, एक तो एंड हट के और हो गया, दूसरे 3 times अमाउंट ऑफ फ्रॉड की जगह कितना हो गया, 50 लाख, तीसरा 10 साल की जगह कितना हो गया, 5 साल। सब कुछ रिलैक्स कर दिया अगर छोटा फ्रॉड है तो, समझे आप। अच्छा बताओ, अगर टर्नओवर अपना है 50 लाख, तो 50 लाख का 1% करो, 55 लाख अरे बाप रे, बेटा ऐसा मत करो प्लीज 50 लाख का 1% कितना हुआ, 50,000, तो 50,000 और 10 लाख दोनों में से छोटा क्या है, 50,000। अगर 50,000 से छोटा फ्रॉड है तो इस पैराग्राफ में आओगे, और अगर 50,000 से बड़ा फ्रॉड है तो ऊपर चले जाओ। सर हमारा तो 45,000 का ही फ्रॉड था, अच्छा हुआ और 6,000 का नहीं, 45,000 का ही फ्रॉड था, तो बस फिर अप टू 5 years और अप टू 50 लाख और बहुत, और ये अप टू है, मैक्सिमम मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट तो कुछ भी नहीं दी है, जिससे आप बोले 100 रुपये फाइन लगाओ जाने दो उसको तो। सर फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड की लंबी डेफिनेशन है, मैंने बहुत छोटा कर दिया उसको। फ्रॉड इंक्लूड्स, लो एग्जॉस्टिव की जगह डेफिनेशन कैसी आ गई, इंक्लूसिव। फ्रॉड इंक्लूड्स एन एक्शन विथ मैलाफाइड इंटेंशन, एक ऐसी एक्शन इसमें इंटेंशन अच्छी नहीं है, मैलाफाइड है, एक होती है बोनाफाइड, एक होती है मैलाफाइड। जनरल टर्म्स हैं, यहां पे भी यूज हो गए। अरे आप क्लास से बाहर निकले और अचानक पास वाले क्लासरूम से कोई दूसरा स्टूडेंट बाहर निकला या निकली, और आपकी टक्कर उस लड़की से हो गई,
क्योंकि आप अपनी धुन में भागे जा रहे थे, अरे ब्रेक हो गया, चलो जल्दी से खाना खा के आए, पता नहीं कहीं थे आप, वो टक्कर होगी, टकरा गए। वो ना फाइट थी, इंटेंशन, गलती हो गई, सॉरी बोलिए, किताबें गिर गई तो उठा के दीजिए, बात खत्म करिए। लेकिन अगर आप दोस्त को बोलो कि देख वो आ रही है, अब तू देख मेरा कमाल, देख मैं टकराता हूँ, फिर आपको नहीं मालूम था आपके पीछे मैं खड़ा हूं। मैंने भी मनी मन सोचा चलो आज देख ही लें इसका कमाल और ये जाके जानबूझ के टकरा है। ये है मैलाफाइड इंटेंशन। अब सॉरी बोलने से काम नहीं चलने वाला, अब तो जूते। तो ये है फ्रॉड इंक्लूड्स एन एक्शन विद मैलाफाइड इंटेंशन, नियति खराब थी आपकी और आपने कहा, और वो क्यों करा, ताकि आपका फायदा हो जाए और दूसरों का नुकसान हो जाए, टू गेन अनड्यू एडवांटेज, जो एडवांटेज आपको मिलना नहीं चाहिए वो एडवांटेज आपको मिल सके, उसके लिए आपने ऐसा किया। okay? ये है बेटा सेक्शन 447, काफी लंबा भारी पड़ गया आपने को ये, बट ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज कंपनी, व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंपनीज, फिर हमने पढ़ा हाउ टू गेट रजिस्टर अ कंपनी। फिर हमने सेक्शन 7 को अगर हम क्विकली रिवाइज करें तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ने बोला डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड विद आरओसी। 7 सबसेक्शन 2 ने कहा आरओसी विल गिव यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सिन। 7.2 और 7.3, तो 7.2 ने क्या बोला, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। 7.3 ने क्या बोला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 7.4 ने क्या बोला, डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिजर्व्ड। क्या लिखा है, ये लिखा है। और 5-6 वगैरह में क्या बोला है, फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ बनी हुई कंपनी के कंसिक्वेंसेस। और सबसेक्शन 7 ने क्या बोला है, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि ट्रिब्यूनल विल गिव यू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये सब हमने पढ़ा कि कंपनी रजिस्टर हो गई। मान लो आप झूठे नहीं हो, आपने एक सच्ची कंपनी रजिस्टर करी, आरओसी के रजिस्टर में आपकी कंपनी का नाम आ गया, व्हाट नेक्स्ट। रजिस्टर में नाम आ गया तो कौन सा तीर मार लिया, तुम लोगों का नाम भी आ गया एक रजिस्टर में, मालूम है, नाटा प्रोफेशनल एकेडमी के रजिस्टर में, और आप प्राउड फील करो तेरे को मालूम मैं एनपीए के रजिस्टर में हूं, तो क्या हो गया उसमें। हाँ, इस बात के लिए प्राउड फील कर सकते हो कि इंटर वाले रजिस्टर में हो, मतलब मैंने फाउंडेशन पास कर लिया। सीए इंस्टीट्यूट के रजिस्टर में आपका नाम आ जाए एज ए मेंबर, देन यू कैन फील प्राउड कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंट। आरओसी के रजिस्टर में नाम आ जाए सर तो क्या होगा, अरे फिर तो दिमाग हिल जाएगा। You will become a body corporate. What is the effect of registration? You will become a body corporate. Body corporate की definition याद आई, it includes a company incorporated outside India. It excludes cooperative society and as may be prescribed by government. आपका वही नाम होगा जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, आपका वही नाम होगा जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, और होगा परपेचुअल सक्सेशन, और होगी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एंड यू कैन सू इन योर ओन नेम ऑन अदर्स। अब आप दूसरों पर सू कर सकते हैं, दूसरे भी आप पर सू कर पाएंगे।
आप प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं सर, मतलब प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, सब में डील कर पाए। ये सब बातें आप पहले से जानते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब बातें सेक्शन 9 में लिखी। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंपनी की ना बेटा, ये हवा में नहीं है, ये कि मन से बना बना के बोल दिए। ये सब कहाँ लिखा है? सेक्शन नंबर 9 में। नोटेड? तो सर मतलब कंपनी बनाने के लिए जो कंपनी बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, उनमें सबसे पहला नाम क्या था बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट। ठीक है, कंपनी बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन पहले हमको देना है मेमोरेंडम। उसके लिए अब हमको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 4। ये बहुत बड़ा कुछ चार्ट बनने वाला है, समथिंग लाइक दिस। ओ, ऐसा कुछ ये नजर आएगा। तो इतनी जगह रख करके बनाना, या तो कॉपी का डायरेक्शन चेंज कर लो, पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप मोड में आ जाओ, या फिर लेफ्ट हैंड साइड से पेज के सेंटर में से चालू करो, 2 पेज मिला के बनाओ, जैसा आपको ठीक लगे। कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, तो उसकी सब्सिडरी के शेयर का क्या होगा? चलो इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरह से हम पूछते हैं। अगर एक कंपनी के शेयर होल्डर की डेथ हो गई, तो उस कंपनी का क्या होगा? कंपनी के शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो कंपनी का क्या होगा? नहीं, दूसरा आदमी शेयर होल्डर बन जाएगा। सिमिलरली होल्डिंग कंपनी अगर बंद हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, तो उसके होल्डिंग के पास जो सब्सिडरी के शेयर हैं वो किसी और को बेच दिए जाएंगे वाइंडिंग अप पे, तो नया बंदा शेयर होल्डर बन जाएगा। लिक्विडेटर बेचेगा। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि होल्डिंग कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, वाइंडिंग अप कौन करता है? लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर सारी एसेट बेचेगा, उसमें वो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स भी बेच देगा। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन अलग है, ये पूछ रहे हैं कि अगर शेयर होल्डर मर गया, तो फिर दो क्वेश्चन को मिक्स मत करो बेटा। इनका क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया, अब आपके क्वेश्चन को करता हूं कि शेयर होल्डर मर गया तो कंपनी का क्या होगा? कुछ नहीं, जो शेयर होल्डर का नॉमिनी है उसको ऑटोमेटिकली शेयर ट्रांसफर हो जाए। इंडिविजुअल्स में लिक्विडेटर नहीं होता है, कंपनी में होता है। अब इसको नोट करने के लिए रुको, थोड़ा कंसिडरेबल में समझा दूं, फिर नोट करना। अभी नोट मत करो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, और उसमें एक तो रखना पड़ेगा नेम क्लॉज। मेमोरेंडम से कंपनी के बारे में ना बेटा सब कुछ पता चल जाता है। सबसे पहले क्या पता चलता है? कंपनी का नाम। अरे किसी नए व्यक्ति से मिलो, देखो, वो व्यक्ति बड़ा अच्छा लगे आपको, तो पहली क्यूरियोसिटी तो यही होती है कि इस व्यक्ति का नाम क्या है। नाम तो पता पड़े, जिसको देख लिया, जिससे मिल लिए, तो कंपनी के बारे में भी पहली बात क्या जानना चाहोगे? नाम। नाम पता पड़ जाए तो मोबाइल नंबर, नहीं आई मीन टू से कहाँ मिला जा सकता है? एड्रेस। कंपनी का मोबाइल नंबर तो है नहीं। नेम के बाद क्या आएगा? प्लेस। अब किसी का आपको नाम मालूम पड़ जाए, मोबाइल नंबर या एड्रेस मिल जाए, और लोग तो ऐसे मतलब बावरे रहते हैं कि टू व्हीलर की नंबर प्लेट देख के एड्रेस निकाल लेते हैं। तो सर ऐसा ही है अपना, तो ये टू व्हीलर का नंबर है, इससे हम ढूंढ निकालेंगे कि एड्रेस क्या है। कंपनी में ये सब नहीं करना पड़ता, कंपनी खुद ही बता देती मेरा नाम ये है और मेरा एड्रेस ये है।
अब नाम और एड्रेस पता पड़ जाए तो आखिर ये कंपनी करती क्या है, पढ़ाई कर रही है, क्या कर रही है, जॉब में है, सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है, स्टील बनाती, करती क्या है, ऑब्जेक्ट, नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो नेम क्लॉज में नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसके बाद एक होता है कैपिटल क्लॉज। आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं कंपनी के बारे में कि कितनी मालदार कंपनी है, ऑथराइज कैपिटल कम से कम आपको यहां से पता चल जाएगी। फिर अगर 1% कंपनी है तो नॉमिनी का नाम जहां लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनी क्लॉज। एंड देन लायबिलिटी क्लॉज, सिग्नेचर क्लॉज भी होता है, उसको क्या बताना। नेम क्लॉज, कंपनी का नाम आप जो चाहे रखो बेटा, नेचुरल पर्सन की भी ना नाम रखे जाते हैं, सरनेम नहीं रखे जाते। बच्चे का जन्म हुआ, माता पिता बोले क्या नाम रखे, बोले नाम तो छोड़ो सरनेम क्या रखे। नाम तो भाई नॉर्मल केसेस में तो यही होता है कि सरनेम तो होता ही है, आपको सिर्फ क्या रखना होता है, नाम। कंपनी का भी नाम चूज कर लो बस, आप एक आलोक इंडस्ट्रीज आपने चूज कर लिया कंपनी का नाम। अब आगे प्राइवेट लिमिटेड सरनेम लगाना है कि लिमिटेड, वो कंपनी किस जाति की है उस पर डिपेंड करेगा। प्राइवेट कंपनी तो नाम में क्या लगेगा, पब्लिक कंपनी तो नाम में क्या लगेगा, ओ नहीं रे पब्लिक लिमिटेड नहीं, क्या लगेगा, लिमिटेड। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी है, सुना है, हमने पढ़ लिया, हमने नहीं पढ़ा, फाउंडेशन में पढ़ा था, तो नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सर तो जरूरत नहीं है तो फिर नहीं लगाए, हाँ मत लगाओ सर, कुछ तो लगाना पड़ेगा, ऐसा अधूरा अधूरा लगेगा, कुछ तो लगा लें। तो आप नाम में फाउंडेशन लगा लो, जैसे आपने कुछ भी बनाया, श्री रामेश्वर दयाल फाउंडेशन, गरीबों की मदद करेंगे, श्री रामेश्वर दयाल तो फिर पर्सन का ही नाम हो गया, तो कम से कम नाम में क्या लगा लिया, फाउंडेशन। फाउंडेशन लगा सकते हो, काउंसिल, चैम्बर, फोरम, कन्फेडरेशन, फेडरेशन, इस तरह के नाम। ट्रस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि उसके लिए ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोऑपरेटिव नहीं लगा सकते क्योंकि उसके लिए कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। हाँ सर हम लगाना चाहें तो लगाने देंगे क्या, हाँ लगाओ, उसमें कोई दिक्कत। पर एक्चुअली तो ये छूट कैसी है कि नाम में नाम ये मत लगाओ प्राइवेट लिमिटेड। असल में सरकार ये सोचती है कि नाम में लिमिटेड वर्ड लगाना एक डिसएडवांटेज है कंपनी के लिए, तो हम एडवांटेज दे रहे हैं कि तुम चाहो तो मत लगाओ। और डिसएडवांटेज क्या है नाम में लिमिटेड लगाने से, सोचो एक बच्चा ये इंटर के फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाए, नाम काल्पनिक ले लेता हूँ मैं, कोई भी किसी का हो तो बुरा मत मानना, या ऐसे ही नाम, रामेश्वर कुमार जमुना दास गुप्ता किसी का है, okay. तो मान लो रामेश्वर कुमार कुमार रामेश्वर प्रसाद बोला था, कुमार बोला, कुमार रामेश्वर कुमार जमुना दास गुप्ता जी फेल हो गए, पात्र काल्पनिक है, भावनाओं को ठेस पहुंचाना उदाहरणों का उद्देश्य नहीं है, तो ये भाई साहब फेल हो गए, तो सीए इंस्टीट्यूट ने इनका नाम ही बदल दिया, इनका नाम रख दिया रामेश्वर कुमार जमुनादास गुप्ता फेल हो गया। ये है लिमिटेड नाम लगाने, नाम में लिमिटेड लगाने का ये मतलब है कि सावधान, इस कंपनी में अगर तुमने पैसे लगाए तो इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, ये मेंबर अमीर है इस बात को मत देखो, ये एक फूटी कोड़ी नहीं देंगे कंपनी में, इनका शेयर फुल्ली पेड है, इनकी लाइबिलिटी अनपेड कैपिटल तक लिमिटेड है और शेयर फुल्ली पेड है तो कुछ भी नहीं देंगे। पब्लिक को सावधान करने के लिए डिसएडवांटेज की तरह लगाया गया ये लिमिटेड नाम में सेक्शन 8 कंपनी को छूट दे दी कि तुम मत लगाओ। बट लेट मी टेल यू दिस इज नो मोर अ डिसएडवांटेज, द स्टेटस सिंबल। नाम में प्राइवेट लिमिटेड लगाया तो है, मैं कुछ छोटी मोटी प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप नहीं हूँ, आई एम अ कंपनी। ठीक है, बाकी सेक्शन 8 कंपनी की जगह लोग ट्रस्ट क्यों बना लेते हैं, क्योंकि ट्रस्ट एक्ट उससे भी ज्यादा आसान पड़ता है उनको। इस सेक्शन 8 कंपनी को तो कंपनी की साइड के कुछ सेक्शन से छूट दे दी, पर बचे सेक्शन तो लग रहे हैं ना,
ट्रस्ट बना लोगे तो कंपनीज एक्ट का एक भी सेक्शन नहीं लगेगा, खाली ट्रस्ट एक्ट के थोड़े से सेक्शन लगे। मतलब ये हो गया कि आपके पास, आपको संडे को शाम को डिनर करने जाना था क्योंकि टिफिन वाले की छुट्टी थी, तो दोस्त ने बोला मेरे पास डिस्काउंट कूपन है, अपन उधर ही चलते हैं। बोले अच्छा, कहाँ का डिस्काउंट कूपन है? बोले JW मैरियट का 5% डिस्काउंट। वहां तुमको 5% डिस्काउंट मिल जाए, इससे अच्छा तुम पूरे पैसे दे के गुरु कृपा में खाना खा लो, वो बहुत सस्ता पड़ेगा। तो सेक्शन 8 कंपनियों को जो डिस्काउंट मिला है वो कंपनीज एक्ट से मिला है। वो ट्रस्ट में रजिस्टर हो जाओगे तो डिस्काउंट ही डिस्काउंट है वो तो अपने आप में। चलिए कल देखते हैं आगे। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।